हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। और ये जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं साथ में, उनके अभी मिड टर्म्स एग्जाम होने, आपके कौन से एग्जाम्स होने हैं? UT2 यूनिट टेस्ट 2 होना है। उसमें कुछ कुछ स्कूल्स के सिलेबस में पूछा जा रहा है, कुछ कुछ स्कूल के सिलेबस में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है सर्कल्स, ये सारी चीजें है ना। वैसे तो थोड़ा बहुत कुछ हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन फिर उसके बाद टेस्ट में नहीं आ रहा था तो छोड़ दिया था। तो आगे पर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मतलब शुरू से ही पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें। तो सत्यम जी बताएं, कुछ कुछ याद है हमने लास्ट जब सर्कल्स पढ़ा था तो क्या क्या चीजें पढ़ी थी सर्कल्स के बारे में? कॉर्ड पढ़ा था। ओके। सेगमेंट वगैरह पढ़े थे, ठीक है ठीक है। और कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी हमने, है ना? है ना, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ी थी कि कॉर्ड से सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा, कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस, है ना। तो वो सारी चीजें अपन ने मतलब पढ़ी थी, लेकिन हम उसको वापस से भी करने वाले हैं क्योंकि वो पढ़ा हुआ काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सर्कल के अंदर कौन कौन से दो टॉपिक हैं? एक तो है सर्कल और उससे रिलेटेड आपके टर्म्स, जिसमें सर्किल की कॉर्ड, सारी चीजें, मतलब जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे टर्म्स आ जाएंगे। फिर एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड ऑन अ पॉइंट। ठीक है, किसी कॉर्ड के थ्रू किसी पॉइंट पर एंगल जो सबटेंड होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे रिलेटेड और भी रिलेवेंट थ्योरम है जो हम भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक अगर हम सर्कल्स की बात करें तो सर्कल्स क्या है, तो एक जनरल आइडिया कि हम पहले तो कुछ शेप अपने आसपास में देखते हैं। ठीक है, ये शेप क्या है? सर्कुलर शेप होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो बाय डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि भाई द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्किल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि एक ये फिक्स पॉइंट है जहां पर ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये हमारे प्रोटेक्टर की जो पॉइंट है वो एक पॉइंट पर यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, ये कोई फिक्स पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, और एक फिक्स डिस्टेंस हमने ले ली, लेट्स से ये कोई डिस्टेंस हमारे पास में आर है। अब मैं इस पॉइंट पर फिक्स रख करके इसको ऐसे पूरे सर्किल के चारों तरफ इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, आपका जो भी शेप हमारा बनेगा वो हमारा क्या होगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन है, ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बताना जरा। ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ये फिक्स पॉइंट सर्किल का सेंटर है। क्या है? हाँ, ये फिक्स पॉइंट हमारा क्या होता है? फिक्स पॉइंट सर्किल का सेंटर होता है। ठीक है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बुलाते हैं? बिल्कुल सही, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम यहाँ पर रेडियस बुलाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी पर्टिकुलर सर्किल जिसके लिए हम बात करेंगे उसकी रेडियस आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और यहां पर हमने जो लास्ट चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर उसके कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़े थे। तो दो सर्किल भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, है ना। दो सर्कल्स हमारे कब कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे? हम बोल सकते हैं कि टू सर्कल्स आर आर said to be congruent। हम कब उनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, बताना। हाँ, सरकमफ्रेंस सेम हो। अच्छा, सरकमफ्रेंस सेम होगा कब? हाँ, मतलब अगर हम ध्यान से देखिए कि सरकमफ्रेंस में क्या है, टू है, पाई है और आर है। ये जो टू पाई हमको दिख रहा है ये तो कांस्टेंट है ना। टू की वैल्यू तो टू ही रहने वाली है, पाई की वैल्यू तो पाई रहने वाली है, पाई भी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है? रेडियस। मतलब रेडियस किसी सर्किल की कुछ होगी तो किसी की कुछ होगी। तो मतलब डिपेंड किस पे करता है? टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, है ना। अगर उन दोनों सर्कल्स की, जब हम कंबाइन में बात तो रेडियाई बोलते हैं, अगर उन दोनों सर्कल्स की रेडियाई क्या हो, हमारी इक्वल हो। अगर दो सर्कल की रेडियस इक्वल है तो सर्कल हमारे बिल्कुल
सेम साइज का बनेगा, उसकी सरकमफ्रेंस भी सेम आएगी, है ना, उसका एरिया भी सेम आएगा, है ना। तो बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा, टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, अगर उनकी रेडियस जो है वो हमारी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज सर्किल क्या है कि भाई एक सर्किल एक प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर जो हम बोलते हैं, एक्चुअल में प्लेन फिगर का मतलब वो है कि भाई जिस भी फिगर को हम एक एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ कर सके, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा जो बोर्ड है ना, ये एक आपके लिए प्लेन फिगर है ना, एक सरफेस है ना, ऐसा तो है नहीं कि ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे, है ना। अब इस पर जो भी फिगर हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो ट्राइंगल हो गया, चाहे वो रेक्टेंगल हो गया, जो भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। मतलब ऐसे फिगर जिसमें हम बोल सकते हैं कि दो डायमेंशन हो। अब बेसिकली सर्किल है तो ऑब्वियस सी बात है कि डायमेंशन तो सर्किल में से बता नहीं पाओगे, सर्किल तो अच्छा, सर्किल एक प्रकार का क्या होता है, सर्कल अगर मैं एक बात करूं तो क्या होता है, एक टाइप का, हाँ एक शेप है। लेकिन जैसे कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। हमारे पास एक स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर की खास बात क्या होती है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, फोर साइड्स होते हैं। इसके बाद पेंटागन होता है ना, पेंटागन 1 2 3 4, एक सेकेंड, कुछ ऐसा होता है ना पेंटागन, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये क्या है, पेंटागन। अगर हमारे पास एक पेंटागन है, इसकी भी सारी की सारी साइड्स इक्वल है ना, तो ये भी आपका एक रेगुलर पॉलीगन में आ जाता है। यानी कि जिस भी पॉलीगन की हमारी साइड्स इक्वल होती हैं तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन है। क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन। पेंटागन है, अगर मैं हेक्सागन बनाऊंगा तो हेक्सागन कैसा हो जाएगा, ऐसे 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 6 साइड हो जाएंगे, उसमें हेक्सागन हो जाएगा। अगर मैं हेक्सागन, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, 6 साइड है, 7 साइड बनाऊं, 8 साइड का रेगुलर पॉलीगन बनाओ, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 15 16 17, बहुत सारे, बहुत सारी साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन बनाओ, वो बाद में एक सर्किल के जैसा दिखने लग जाएगा। सर्किल एक्चुअल में हमारे पास एक पॉलीगन ही है ना। सर्किल हमारी पॉलीगन क्या होता है, इसके पास एन साइड्स हो, है ना। तो ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, स्क्वायर भी पॉलीगन है, पेंटागन भी पॉलीगन है, हेक्सागन भी पॉलीगन है। सर्किल इज आल्सो अ पॉलीगन, बस इसमें नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ साइड्स इतनी ज्यादा है कि ये आप देख रहे हो तो आपको एक शेप ऐसा दिख रहा है, सर्किल जैसा शेप दिख रहा है ना, मतलब ये शेप ऐसा दिख रहा है। एक्चुअल में सर्किल हमारा क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है। क्या होता है, सर्किल हमारे पास में क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है ना, जो कि बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट साइड्स, अगर हम साइड्स की बात करें तो नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगन में क्या होती है, इनफाइनाइट होती है ना। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा, इतने कि भाई अगर आप गिन नहीं सकते, लेकिन वो पूरा सेम नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास में क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स ऐसी रेगुलर पॉलीगन जिसमें अनडिफाइंड हो, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो शेप हमारे पास क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। क्लियर है, आई बात समझ में, है ना। कोई पूछे कि सर्कल कैसा पॉलीगन है तो क्या बोलोगे, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है इसमें, इनफाइनाइट साइड्स होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई सर्किल की डेफिनेशन। अगला टॉपिक हमारे पास समझते हैं कि सर्किल काम क्या करता है, कि अगर हम किसी प्लेन पर हम सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो उस प्लेन को 3 हिस्से में डिवाइड कर देगा। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये एक प्लेन समझो, हमने इस प्लेन पर एक सर्किल को डिवाइड किया, तो अब इस सर्किल ने इस पूरे प्लेन को 3 भाग में बांट दिया। कितने पार्ट में, 3 भाग में। जो सर्किल के अंदर का हिस्सा है वो इंटीरियर पार्ट है। ये जो बाउंड्री देख रहे हो एक्चुअल में ये सर्कल है, ठीक है।
और ये जो बाहर वाला हिस्सा है हमारा क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है ना। तो आगे पर अगर मैं पूछूं कि सर्किल का सेंटर कहां पर लाई करता है, सर्किल का सेंटर कहां पर लाई करता है, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, या सर्किल पर, इंटीरियर में लाई करता है ना। सर्किल का सेंटर है कहां पे, इंटीरियर पे है, ठीक है। सर्किल पर अगर हम जैसे 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो कॉर्ड, जैसे अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, आगे पर पढ़ने भी वाले हैं, जैसे कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं, तो कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए जो 2 पॉइंट्स हैं वो कहां पर होने चाहिए, इंटीरियर में होने चाहिए कि सर्किल पर होने चाहिए। हाँ, इंटीरियर में अगर 2 पॉइंट्स होंगे फॉर एग्जांपल, तो क्या हम कोई कॉर्ड ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं, है ना। इंटीरियर में कोई पॉइंट्स होंगे तो कॉर्ड नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। एक्सटीरियर में 2 पॉइंट्स होंगे तो भी ये कॉर्ड नहीं है ना। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि एक्सटीरियर में 2 पॉइंट्स हैं, इनको अगर हमने ज्वाइन कर दिया, इसको हम क्या बुलाएंगे, हाँ, लेकिन लाइन तो है, बिल्कुल लाइन तो है, लेकिन ये स्पेशल लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये लाइन हमारी सीकेंट होती है। सीकेंट को हिंदी में हम आपके पास छेदक रेखा बोलते हैं, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, है ना। ये जो सीकेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये 10th क्लास में जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पर 2 चीज पढ़ते हैं, सीकेंट जो छेदक रेखा है, दूसरा एक होता है टेंजेंट। नाम सुना है, टेंजेंट, टेंजेंट नाम सुना, तो बताओ क्या होता है टेंजेंट, नाम ही बस सुना था। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी सर्किल पर कोई पॉइंट, सर्किल पर अगर कोई पॉइंट है, मान लो लेट से हमारे पास एक पॉइंट ये है, ठीक है, तो इस पॉइंट को टच करके निकल जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट को केवल टच करके निकल जाएगी, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे सीकेंट ने क्या किया, इंटरसेक्ट करके निकल गई, तो सीकेंट है। लेकिन टेंजेंट क्या करती है, केवल टच करके निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो लाइन हमारे सामने दिख रही है, इसको हम क्या बुलाते हैं, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है, ठीक है। चलो कुछ चीजें आ जाएंगी, है ना। तो सीकेंट किसको बोलते हैं, वो लाइन जो सर्किल को इंटरसेक्ट करके क्रॉस कर जाए, वो हमारी सीकेंट है। टेंजेंट लाइन कौन सी है, जो सर्किल को किसी पॉइंट पर सिर्फ टच करे और पास कर जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बाकी चीजें आती हैं, जैसे कि हमने बोला कि भाई सर्किल के अंदर, सॉरी सर्किल पर, अंदर नहीं बोलूंगा, ऑन अ सर्किल, अगर मैं सर्किल पर कोई भी 2 पॉइंट लेता हूं, है ना, कोई भी 2 पॉइंट, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को हम क्या बुलाते हैं, उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को हम सर्किल की कॉर्ड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सर्किल की कॉर्ड बुलाते हैं, ठीक है। और कॉर्ड हो गई, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल किसको बोलते हैं, बिल्कुल लॉन्गेस्ट कॉर्ड, अगर हम सर्किल पे देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल हमारे पास क्या हो जाता है, यह हमारे पास डायामीटर है। और डायामीटर की खास बात क्या होती है ना, डायामीटर क्या होता है हमारे पास, जो रेडियस का डबल होता है ना, रेडियस का डबल होता है, यानी कि सर्किल की अगर रेडियस आर है, तो उसका डायामीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2r हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गए, है ना, कि सेंटर कहाँ होगा, इंटीरियर पे होगा। सीकेंट क्या है, वो लाइन है ना, सीकेंट हमारे पास वो लाइन है जो सर्किल को इंटरसेक्ट करके गुजर जाती है। टेंजेंट वो लाइन है जो टच करके निकल जाती है। कॉर्ड हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्किल पर होते हैं। कहां पर होते हैं, सर्किल पर होते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, ये तो हमने देख लिया, ये हमारे पास टेंजेंट है, सॉरी ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है, सॉरी कॉर्ड हो गए, ठीक है। चलिए, ये सब हमारे पास क्या है, कॉर्ड है। चलो अगला बात करते हैं, सेगमेंट और सेक्टर, दो चीजों की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम सेगमेंट की बात करेंगे। तो एक मैंने डिफरेंट सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा, सर्किल है तो सर्किल का हमारे पास एक सेंटर होगा, ये सर्किल का हमारे पास सेंटर ओ हो गया, ठीक है। अब हम सर्किल पर कोई भी 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले लें,
लेट्स से हमने एक पॉइंट आपके पास यहां पर ए ले लिया और दूसरा पॉइंट हमने यहां पर बी ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। अब पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करा हमने तो हमारे पास कुछ इस टाइप का हिस्सा बन गया। तो ये जो पोर्शन हम देख पा रहे हैं, ठीक है, इस पोर्शन को हम बुलाते हैं सेक्टर, बुलाते हैं इसको हम क्या बुलाते हैं, सेक्टर। और बेसिकली ये माइनर सेक्टर होता है ना, ये माइनर सेक्टर होता है। माइनर और मेजर कैसे डिफाइन करते हैं ये चीज समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कि एक सर्किल पर अगर हमने 3 इक्वल सेक्टर बनाए तो किसको माइनर बोलोगे, किसको मेजर बोलोगे। अगर तीनों इक्वल बनाए तो उसका आंसर यहां से निकल के आएगा कि, ठीक है, सर्किल का जो भी हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी, ये सर्किल के सेंटर पर कोई ना कोई एंगल बनाएंगे। ये एंगल आपके पास में थीटा है, ठीक है। अगर और ए बी हमारे पास क्या है, ए बी को हम सर्किल की आर्क बुलाते हैं। ए बी क्या होगी, सर्किल की आर्क बुलाएंगे, ठीक है। तो अगर सर्किल की आर्क ए बी सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर ये एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो ये जो आर्क ए बी है ना, ये आर्क ए बी हमारे पास किस टाइप की आर्क है, आर्क ए बी और हमारे पास सेक्टर एओबी, सेक्टर एओबी, ये किस टाइप के हैं, ये माइनर सेक्टर होंगे। ये कैसे होंगे, माइनर, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल कैसा होगा, ये एंगल वो होगा जो 180 से बड़ा होगा। तो ये वाला हिस्सा यानी कि ये वाला पोर्शन जो हम देख पा रहे हैं, मतलब ना पूरा ये पोर्शन जो हम देख पा रहे हैं, ये आपके पास कैसा होगा, ये हमारा जो होगा ये हमारा मेजर सेक्टर होगा। तो माइनर और मेजर डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनर और मेजर डिसाइड करने के लिए ये देखते हैं कि जो भी हम आर्क की बात कर रहे हैं या जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो सेक्टर एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर एंगल वो हमारा जो सबटेंड कर रहा है वो 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है, 180 डिग्री से छोटा है, तो उस केस में हमारे पास वो सेक्टर माइनर सेक्टर ही होगा, वो आर्क माइनर आर्क ही होगी, वो सेगमेंट भी जो हम पढ़ेंगे वो भी माइनर सेगमेंट ही होगा। अब सेगमेंट क्या है, सेगमेंट क्या है कि सर्किल पर हमने कोई 2 पॉइंट ए और बी ले लिए, ठीक है, और ए बी हमारे पास में क्या, सर्किल की कॉर्ड है, और ये सर्किल का सेंटर हमारे पास में थीटा है, ठीक है। थीटा क्या, सेंटर तो ओ ही होता है, ये जो सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रहा है ये एंगल फॉर एग्जांपल थीटा है। तो इस वाले पोर्शन को यानी कि सर्किल की कॉर्ड, या ऐसे बोल सकते हैं कि लाई एरिया लाई बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, कॉर्ड एंड आर्क, जो कॉर्ड और आर्क के बीच में आने वाला एरिया उसको हम क्या बुलाते हैं, सेगमेंट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्किल, इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल, इसको हम सर्किल का सेगमेंट बुलाते हैं। दिमाग में रखना कि सेक्टर क्या है, 2 पॉइंट और सेंटर, 2 पॉइंट और उनको ज्वाइन करने वाली रेडियस, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट और उनको सेंटर से ज्वाइन करने वाला पार्ट वो हमारा सेक्टर है। लेकिन सेगमेंट क्या है, एक ऐसा एरिया जो कि कॉर्ड और हमारे आर्क के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो वो हमारे पास सेगमेंट होता है। और ये सेगमेंट कैसा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, ठीक है, इस कॉल्ड सेगमेंट, और ब्रैकेट में यहां पर लिख भी सकते हैं ये सेगमेंट हमारे पास माइनर होता है। मेजर कब बोलेंगे, जब ये एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है, जब ये एंगल आपके पास में 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपके पास मेजर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है, पक्का, गलती तो नहीं होगी इसमें। ये हमारे पास क्या है, सेक्टर, ठीक। चलो तो क्वेश्चन यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है, फटाफट से केवल आंसर करना है, ठीक है, तैयार हो। द सेंटर ऑफ अ सर्किल लाइज इन,
इंटीरियर, है ना, सर्कल सर्कल का सेंटर इंटीरियर पे लाई करता है। सेकंड, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस इज ऑफ द एक्सटीरियर इंटीरियर। बिल्कुल, अगर किसी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो वो पॉइंट बाहर पर होगा, बिल्कुल सही। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज अ डायामीटर, इज अ डायामीटर, डायामीटर, ठीक है। एन आर्क इज अ व्हेन इट्स एंड्स विद द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, एक आर्क जिसके एंड सर्किल के डायामीटर पर खत्म होते हैं, तो उस आर्क को क्या बुलाते हैं, सेमी सर्कल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सेमी सर्कल, है ना। यानी कि अगर सर्कल हमारे पास ऐसे दे दिया जाए और ये हमारे पास डायमीटर हो, तो ये वाला जो हमारे पास है ना, इस आर्क की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास सेमी सर्किल हो गया। पूरा सर्किल होता है, अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट है तो ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड ऑफ द सर्किल। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन कॉर्ड, बिल्कुल सही, ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अगला, अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन थ्री पार्ट्स, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास इसके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अगला हमारे पास है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सबसे पहला, line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle. Line segment joining the center of any point on the circle is the radius of the circle. Yes, it is true. बिल्कुल true. A circle has only finite number of equal chords. True. अच्छा, एक सर्किल पर केवल फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स है। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि एक सर्कल, जैसे एक ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिलकर के बना है, एक क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट से मिलकर के बना है, पेंटागन 5 पॉइंट से, हेक्सागन 6 पॉइंट से, सर्किल कितने पॉइंट से मिलकर के बना, इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि सर्किल पर कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, कोई भी 2 पॉइंट सर्किल पर लो, एक कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है। तो अगर हमारे पास सर्किल है, इस पर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो किसी भी पॉइंट 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर फील कर पा रहे हो तो दिख रहा होगा कुछ इसी तरीके का पॉलीगन होता है, लेकिन अब सोचो कितने ज्यादा होते हैं, है ना। तो बेसिकली सर्किल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और अगर हम सोचो कि एक फिक्स डिस्टेंस हमने ले ली कोई सी, और सिर्फ उतनी उतनी डिस्टेंस के पॉइंट अगर लेते हैं तो इक्वल कॉर्ड बनेगी। तो आंसर है, अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। आंसर इज फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। अगला, इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। If a circle divided into 3 equal arc, each is a major arc. अच्छा, 3 में डिवाइड कर रहे हैं ना। अच्छा, मेजर और माइनर आर्क की डेफिनेशन मैंने क्या समझाई, कब बोलते हैं कि मेजर आर्क होती है, कब बोलते हैं कि माइनर आर्क होती है। हाँ, चलो, अगर मैं बोलो 3 इक्वल आर्क, तो टोटल हमारे पास एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अब इस एंगल को तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना, 360 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तभी इक्वल एंगल सब्टेंड करने वाले 3 आर्क बनेंगे। कितना हो गया, 120। अब 120 डिग्री का अगर हर एक एंगल बन रहा है तो ये तो 180 से छोटा हुआ, तो सारी की सारी आर्क कैसी होगी, माइनर ही बोली जाएगी, उसको मेजर आर्क नहीं बुलाएंगे, ठीक है ना, उसको मेजर आर्क नहीं बुलाएंगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगला हमारे पास है, अ chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle. Yes, it is true. And the next is, sector is the region between the chord and its corresponding arc. Sector is the region between chord and its corresponding arc. False, क्योंकि ये
सेगमेंट होता है। अ सर्किल इज अ प्लेन फिगर, ट्रू। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास इसके ट्रू एंड फॉल्स हो गए। क्लियर है? ओके जी। अब हमारे पास शुरू होती है थ्योरम्स के साथ में कहानी, और जो कि हमने आपका पहला जो ट्राइंगल वाला जो चैप्टर पढ़ा था, ट्राइंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी यूज आएंगी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ट्राइंगल की यहाँ पर यूज भी आएंगी। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज रिकॉल करवाता हूं। ठीक है, चलो, तो ट्राइंगल की कुछ रिकॉल प्रॉपर्टीज करवाने के लिए मुझे यहाँ पर एक फाइल अपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो फाइल कहाँ मिलेगी मुझे? ठीक है, तो ये है हमारे लिए क्लास 9th का फास्ट ट्रैक रिवीजन। ठीक है, और इसमें हम ट्राइंगल का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। ठीक है, फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी नजर मार लो ट्राइंगल्स के बारे में कि भाई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एबीसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीक्यूआर बोलते हैं जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स किनको बोलेंगे? ए एंगल पी का करस्पॉन्डिंग है, बी एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग है, सी आर का है। ठीक है, ए बी साइड पी क्यू के बराबर है, बी सी साइड क्यू आर के बराबर है, और ए सी साइड पी आर के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, अगर ये हमारे बराबर है तो ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अगला क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं? तो नंबर 1 SAS, नंबर 2 ASA, नंबर 3 SSS, नंबर 4 RHS। मीनिंग क्या होता है एसएस का? साइड एंगल साइड। एएसए का मीनिंग है एंगल साइड एंगल। एसएसएस का मीनिंग है साइड साइड साइड। आरएचएस का मीनिंग है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ठीक है, ओके। यहां पर खास बात क्या है कि जब हम एसएस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हम कभी एएसएस और एसएसए को ट्रू नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि हमेशा यही सीक्वेंस होना चाहिए कि जो भी एंगल होना चाहिए वो दो इक्वल साइड जो दोनों ट्राइंगल्स की है उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एंगल साइड एंगल में, यहां पर दिक्कत नहीं होती है। यहां पर ए ए एस भी ट्रू है, एस ए भी ट्रू है। रीजन क्या है कि दो एंगल्स के इक्वल होने पर थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा। रीजन क्या है इक्वल होने का? दो एंगल्स एंगल्स हम्म हम्म एंगल्स की बात करें तो साइड कहां से इक्वल लाएंगे? हाँ, कैसे? देखो सिंपल सी बात है ना कि दोनों ट्रायंगल्स है, एंगल की सम तो 180 डिग्री होगा। तो है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रायंगल के एंगल है 30, 60 और y, और दूसरे के 30, 60 और x, तो 30, 60 y का सम 30, 60 x का सम, दोनों का सम 180 आएगा। तो x और y सेम आ जाएंगे ना उस केस में। ठीक है, तो इस वजह से हम तीनों एंगल इक्वल है तो एस से वहां पर ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट यहाँ पर इतना नहीं होता। ठीक है, एफएसएस का मतलब होता है साइड साइड साइड, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आरएचएस का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा रिजर्व नेचर का है, तो राइट एंगल वाले ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, एक बार इनको अलग अलग भी देख लो जल्दी से फटाफट से। एफएस का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा भाई स्ट्रिक्ट है, कहता है अपने साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि भाई एंगल मेरी दोनों साइड के बीच में ही होना चाहिए, इसके अलावा कहीं भी होगा तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत ही जिद्दी किस्म का है, तो एंगल मस्ट लाई बिटवीन इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी है कि दो साइड, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तभी हम इसको बोलेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्राइटेरिया होता है ये थोड़ा सा एडजस्टेबल है, कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, जैसा आप कहोगे वैसा हम मान लेंगे। ठीक है, तो जैसा कहो वैसा मानने की वजह से इसकी खास बात क्या है कि यहां पर इन two given triangles, if two corresponding angles are equal, then by angle sum property of triangle third corresponding angles are also equal,
तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इस वजह से एएस और एसए भी ट्रू हो जाएगा, वरना कहता तो ये भी यही है कि भैया दो एंगल उनके बीच की साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स उनके बीच की साइड के बराबर हो, तभी हम मानेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा समझाया कि भाई समझो, तुम्हारी शक्तियों को मत भूलो, है ना, है ना, बिल्कुल, उसको हमने वो वाली बात बताया कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये वेरी एडजस्टेबल। इसके बाद एसएसएस, ये तो उसको टेंशन ही नहीं है जीवन में, कहता कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरा बस देखो कि तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो, कोई तुम्हें बीच का, बाद का, आगे का, पीछे का कोई एंगल नहीं देखना है, सिंपल। तो ये हमारे पास नो टेंशन वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल की बराबर हो। आरएचएस कहता है कि भैया मैं थोड़ा पारिवारिक किस्म का हूं, मैं अपने परिवार से मतलब रखता हूं, दुनियादारी से मतलब नहीं रखता। अपना परिवार मतलब कि राइट एंगल लगेगा तो राइट एंगल पे ही लगेगा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेंगे। खास बात है कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस इक्वल है और हाइपोटेनस के अलावा कोई भी दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर हो, ये बराबर हो या ये बराबर हो, तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे यहाँ पे लिखी है, हाइपोटेनस इक्वल हो, उसके अलावा कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है तो हो जाएगा। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ते हैं, जिसमें खास बात होती है कि दो साइड्स बराबर होती हैं, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, है ना। यानी कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। सेम इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों के तीनों साइड्स बराबर है, तीनों के तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल हमारे पास 60 डिग्री आएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स में खास बात है, इनकी खास बात यह है कि जब इनके किसी वर्टेक्स से, है ना, किसी वर्टेक्स का मतलब जैसे कि यहाँ पर दो साइड्स इक्वल है, तो अगर वर्टेक्स ए से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इफ एडी परपेंडिकुलर बीसी ड्रॉ करेंगे तो इसको बाइसेक्ट कर देगा, क्या कर देगा, बाइसेक्ट, बीडी इक्वल टू डीसी। सिमिलरली यहाँ पर भी ट्रू है। अब यहाँ पर तीनों साइड्स बराबर होती है तो किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर किससे ड्रॉ करेंगे, नॉन इक्वल साइड्स के अपोजिट वर्टेक्स से, है ना। ए बी और बीसी, ए बी और एसी अगर इक्वल है तो बीसी अनइक्वल है, तो बीसी का ऑपोजिट वर्टेक्स ए है, तो ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए ट्रू होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कहानी आ जाती है इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल। इनइक्वालिटी हमने वैसे तो डिलीटेड है, लेकिन स्टिल ये चीज 7th क्लास में पढ़ी थी। तो क्या होता है कि भाई सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। कोई भी दो साइड्स है उनका सम हमेशा तीसरे से बड़ा ही होगा, अगर नहीं है तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। मींस ए बी प्लस बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन बी सी, ए सी प्लस बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड, है ना। अगर हम ये बोल रहे हैं कि दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर होगा, तो दो साइड का डिफरेंस, वो डिफरेंस भी वो जो हम पॉजिटिव डिफरेंस ले, है ना। मान लो एक साइड हमारे पास 2 एक साइड 3 है, तो 2 माइनस 3 नहीं करेंगे, उस केस में हम 3 माइनस 2 करेंगे, बड़े से छोटे के डिफरेंस। तो जो पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, पॉजिटिव डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से लेस होता है, और ये चीज यहां से हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है, बड़े एंगल के अपोजिट साइड हमारी लॉन्गर होती है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन था। किसका था, ट्राइंगल्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन। चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम वापस से आ जाते हैं अपने फिर से जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है। तो थ्योरम नंबर 9.1, थ्योरम नंबर 9.1 हमसे क्या बोलती है, थ्योरम नंबर 9.1 बोलती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर।
तो सर्किल की अगर हमने दो इक्वल कॉर्ड ए बी एंड सी डी ले ली, तो सेंटर पर ये जो एंगल सबटेंड करेंगे ये एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बात इजीली हम एस 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 कॉन्ग्रुएंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास एओबी होगा, है ना, और जो ट्रायंगल हमारे पास सीओडी होगा, है ना, दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, और हमें ये भी दिख रहा है कि ए ओ बराबर भी सी ओ होगा, और हमें ये भी दिख रहा है कि ओ बी बराबर भी ओ डी होगा। तीनों साइड्स बराबर है, क्योंकि ये तो भैया हमें गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स है, और ये हमारे सर्किल की रेडियस है, रेडियस आपस में बराबर होती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट तो बराबर होते हैं। तो यहां से सिंपल बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एंगल AOB मस्ट बी एंगल COD। तो ये हमारे पास प्रूव भी हो जाता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर्स पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। आई बात समझ में? अगला जो थ्योरम है वो जस्ट इसी का कन्वर्स है, ऑपोजिट है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB एंड CD, हमारे पास दो कॉर्ड है जो सेंटर पर हमारे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, तो हमारी कॉर्ड सेम होंगी। सेम चीज आप इसको कर सकते हो अगेन कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करके, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप से बताओ कि कौन से ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। एओ और ओडी सेम है, हम्म और एंगल ओ दोनों में सेम दे रखा है, हम्म और ओबी और ओसी भी सेम है, तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको इसके बराबर बोल दिया हमने क्योंकि रेडियस है, इसको इसके बराबर बोल दी, ये भी रेडियस है, और हमें ये भी पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो एस ए एस बिल्कुल। तो SAS से हम बोल पाएंगे कि ट्रायंगल आपके पास AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल आपके पास COD के, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो बाई CPCT हम यहां से बोल सकते हैं, है ना, बाई CPCT हम बोल सकते हैं कि AB जो होगा वो आपके पास में CD के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? AB आपका CD के बराबर होगा, ठीक है। तो इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal। थ्योरम नंबर 9.2 नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अगली थ्योरम हमारी क्या हो जाती है, थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम है। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यहां पर बोल रहा है रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, ठीक है, ये हमने अभी पहले भी पढ़ा। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो भाई ये दोनों सर्कल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड। तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एक कॉर्ड आपकी ले ली AB, ठीक है, और सेम कॉर्ड हमने यहां पर इक्वल लेंथ की CD ले लिया। हमको गिवन क्या है कि AB और CD इक्वल है। क्या गिवन है? हमें गिवन है कि कॉर्ड AB जो है वो आपके पास CD के बराबर है, ठीक है। यहां पर ये चीज दो डिफरेंट सर्कल्स के लिए बोल दिया, ठीक है। तो डिफरेंट सर्कल्स क्या, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यही चीज हम ये बोल दें कि एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इक्वल है, तो सेंटर पर एंगल सबटेंड करेंगे इक्वल। वही दो इक्वल कॉर्ड ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, वो भी सर्कल पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। कैसे? ये एंगल आपके पास मान लो O है, और ये सेंटर आपके पास में O डैश है, तो यहां पर AOB बन जाएगा, और ये आपके पास CO डैश D बन जाएगा, ठीक है। तो दो ट्राइंगल अगर आप ले लोगे AOB एंड दूसरा ट्राइंगल आप ले लोगे यहां पर CO डैश D, तो दोनों ट्राइंगल्स को क्या खास बात है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस सेम होगी, मतलब कि इसका AO उसका CO डैश, इसका OB उसका O डैश D, इसका AB और इसका CD तीनों इक्वल है। तो एस कॉन्ग्रुएंस से ट्राइंगल AOB आपके पास कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
CO'D। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT हम बोल सकते हैं कि जो एंगल सबटेंड करेंगे, है ना, बाई CPCT हम बोल सकते हैं जो भी एंगल सबटेंड करेंगे, AO'B जो होगा, सॉरी AOB जो होगा वो आपके पास CO'D के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन और भी होगा शायद यहाँ पर। अच्छा, ये थ्योरम ही है, थ्योरम नंबर 9.3। क्या लिखा हुआ है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, सर्किल के सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। इसको एक बार अपने आप से प्रूव करो, खुद से प्रूव करो कि सर्किल के सेंटर से अगर हम ऑपोजिट कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, हमने ड्रॉ क्या किया हुआ है यहाँ पर कि OM परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ किया है, और हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट AM जो होगा वो MB के बराबर होगा। प्रूव करो इसको एक बार। OA इज इक्वल टू OB होगा, बिल्कुल सही। OA इज इक्वल टू OB होगा, OM इज इक्वल टू OM कॉमन है। बिल्कुल सही, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल OMA हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OMB के। रीजन है ना, कि भाई एंगल OMA और एंगल OMB दोनों 90 डिग्री के, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, और हमें ये पता है कि भाई इनका जो हाइपोटेनस OA है, रेडियस है OB के, दोनों रेडियस हो गए, और साथ ही साथ OM इक्वल टू OM दोनों में कॉमन है, तो बाई RHS ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT हम क्या बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल से क्या बोल सकते हैं कि AM और MB आपस में बराबर हो गए, यानी कि AM इज इक्वल टू MB। ठीक है, ये आपस में सेम होंगे। चलिए, तो ये हम आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है, और अगली क्लास में इसी के आगे की चीजें करेंगे, क्योंकि जिनके लिए आज चैप्टर शुरू किया था आज वही छुट्टी मना रहे हैं। ठीक है, तुम लोग को तो वैसे पढ़ा दिया था मैंने शायद ये थ्योरम वाला, ये सारी थ्योरम्स करवा दी थी, हमें केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही स्टार्ट करने थे। चलो कोई नहीं, अगली क्लास में नहीं तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।